या हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। और 5 बजते ही आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे, एक नए मुद्दे पे बात करने के लिए, एक नए स्पीकर के साथ। और आज की खास बात ये है कि आज हम लोग 2 महीने पूरे करने जा रहे हैं। आज 60वां दिन है। हालांकि अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो वी हैव डन मोर देन 60 प्रोग्राम्स सिंस लास्ट 50 डेज। लेकिन जो सीरीज हम लोग शाम को 5 बजे चला रहे हैं, वो सीरीज के आज 60 दिन पूरे हो चुके हैं। और इस 60 दिनों में करीब 62 स्पीकर्स एंड गेस्ट को हम लोग यहाँ पे इनवाइट कर चुके हैं, और अलग अलग टॉपिक पे, अगर बहुत वर्सेटाइल टॉपिक्स में हम लोग बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से शायद मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो रिपीट हुआ हो किसी तरीके से। एंड बिकॉज हर एक स्पीकर की अपनी अलग एक्सपर्टीज रही है, और अलग तरीका, एक अलग अंदाज रहा है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है इस दौर में जो सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहा है आजकल की, इकोनॉमी को लेके क्या होने वाला है। अगर बात करें तो आजकल के दौर में हर कोई इकोनॉमिस्ट है, चाहे वो व्हाट्सएप की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर है शेयर करने के लिए। लेकिन ज्ञान का मजा तब आता है जब उनसे लिया जाए जो सच में उसके एक्सपर्ट है। तो इस सोशल मीडिया के दायरे में पता ही नहीं चलता है कि जो चीज हमारे पर, जो पास हमारे खबर आ रही हो, कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितनी वैलिडेटेड है। और आज जिस स्पीकर को, जिस एक्सपर्ट्स को मैं लेके आने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है करीब 20 साल पुराना है। तब जब मैं स्कूल में हुआ करता था, और दैनिक जागरण में जोश पत्रिका आया करती थी बुधवार को, अगर किसी को याद हो यहाँ से तो। जोश पत्रिका में लिखा करते थे प्रपंच तंत्र। और वो दौर वो था साथियों, जब गांव में खैर आज भी न्यूज़पेपर्स ऐसे नहीं आते हैं। मुझे बाजार में जाके उस बुधवार वाले पेपर को मैं अक्सर लेके रात में ईकों की चुरा के लेके आता था। और जोगिंदर सिंह जी लिखा करते थे, जो सीबीआई के पूर्व निदेशक थे, अब नहीं रहे। पिछले साल में स्वर्ग से धार गए। तो इन दोनों को मैं लगातार पढ़ता था, और प्रपंच तंत्र, जो पंचतंत्र की कहानियों पे लिखा करते थे सर, एक व्यंग लिखा करते थे, मुझे वो बहुत पसंद था। और मैं बात करूं कि कम से कम एक बहुत बड़ी कैसे थे तय मैंने बना ली थी अपने घर में, उस बुधवार वाली जो स्टॉक के मैगजीन को। और मुझे याद है कि बहुत सालों तक वो मेरे घर पे रही। जब मैं दिल्ली आ गया तभी मेरे पास थी वो। और खैर धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई, बट हाँ, मुझे तब से याद है। और मैं यूं कहूँ कि अखबार पढ़ने की जो मुझे लत लगी थी, शायद उसके पीछे सबसे बड़े जो रीजन है वो आलोक सर हैं। और आलोक सर को बाकी लोग मल्टीटास्कर हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, अर्थशास्त्री हैं, व्यंग के बेताज बादशाह। अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हर हिंदी न्यूज़पेपर में इनको संपादकीय में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। सटायर की अपनी एक अलग विधा के साथ इन्होंने, सर ने लिखना शुरू किया। नमस्कार साथियों, संकेत हाय, राहुल तिवारी ऑल इज वेल, थैंक यू सो मच, राजू टंडन हाय, मिलन, प्रत्युषा, वासु बंसल, मासूम जैन, सभी को नमस्कार। तो आज आलोक सर को मैं स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूँ आप लोगों के थोड़ी देर में। कई दशकों से लगातार अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं डीयू में इकोनॉमिक्स के, और लिखते व्यंग हैं, कविताएं भी कर लेते हैं, गजल भी कर लेते हैं। दूरदर्शन से लेके बड़े बड़े हिंदी न्यूज़पेपर से लेके अलग अलग बड़े बड़े मंचों पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी आजकल बहुत एक्टिव है, बिल्कुल एक नई नॉलेज के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, जहां पर वो मदद कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ काफी उनकी मदद कर रहे हैं, खासकर इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे, कि वो कैसे अपने आप को बेहतर बना सकें, और जो भी उनकी तैयारी है उसमें वो बेहतर कर सकें। तो साथियों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज इस दूसरे दिन, मतलब जो 2 महीना पूरा करने जा रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ आलोक सर हैं, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट 2 मंथ टुडे। दिस इज रियली एन ऑनर। और इस 60 दिनों में हम लोग करीब 13 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं। जब जिसको हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि घर रहना मजबूरी है, पर सीखना भी तो जरूरी है। और वो सीखना इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे साथ इस मंच पे आलोक सर जैसे ढेरों एक्सपर्ट और रेस्पेक्टिव पीपल आके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आलोक सर को लेके आने जा रहा हूँ स्क्रीन पर, और इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं, और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और आपके यहाँ पे होने के लिए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि
जब मैं आपको देखता हूँ तो आज भी मुझे वो गाँव का चाय और पकौड़े की दुकान और जो स्टॉक्स याद आ जाता है, प्रपंच तंत्र याद आ जाता है। और जो जोश उस टाइम मिलता था आपके उस व्यंग से, वो आज भी मुझे याद है कि चाहे वो लुधियाना में जब मैंने आपको पहली बार फ़ोन किया था आपके नंबर को निकाल के इंटरनेट से, तो ढेरों बड़ी कहानी, और इसका एक पूरी की पूरी कहानी मैंने अपने ब्लॉग पे लिखी हुई है इसके बारे में। सो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ढेरों साथी आपको लाइव देख रहे हैं, कमेंट आप लगातार देख सकते हैं, बगल में आ रहा है। और आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है सर, खास करके इस दौर पे। तो शुरू करते हैं सर, आज का एक बार पुनः नमस्कार, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। मंच जिसके जरिए हम लोग, सबको हिंदी समझ में आ रही है ना? जी जी बिल्कुल हिंदी, हाँ। तो पूछ लेना चाहिए। आर्थिक विषयों की बात करते वक्त मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ और व्यंग में हिंदी में करता हूँ, तो मैं हिंदी में अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। सबको कंफर्टेबल है तो हम हिंदी में ही कैरी करेंगे। खैर, बहुत अच्छी बात कि आप तमाम लोगों के साथ एक संवाद का मौका दे रहे हैं, और बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ, वासु बंसल, मासूम जैन, रुचि सिंगल, विनय तिवारी, सौरभ कुलशेष, सारे मित्रों को नमस्कार। और विषय आज का जो है बहुत महत्वपूर्ण है, प्री एंड पोस्ट कोरोना इकोनॉमी। मित्रों, ये दरअसल इकोनॉमी के संदर्भ में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ऐसी घटना है जो दशकों में नहीं, शताब्दियों में कभी एक आध बार होती है। और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि अब हम जैसे हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ना कि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, ये अब उस तरह का मामला है, कोरोना पूर्व और कोरोना पश्चात। अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बदलेगी, मैं आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से बात साफ करूंगा। मैं शुरू करता हूं। हम सब ने एक नाम सुना होगा, पीवीआर शेयर, पीवीआर सिनेमा का। पीवीआर सिनेमा बहुत ही फेमस सिनेमा है, और कोरोना से पहले उनके लग्जरी के एक्सपीरियंसेस और हम तमाम अखबारों मैगजीन में पढ़ते थे। जनवरी 1, 2020 को उसके शेयर की वैल्यू करीब 2000 थी, और आज उसके शेयर की वैल्यू में अभी चेक कर रहा था 970 रुपए 65 पैसे। शेयर आधा रह गया सिर्फ 6 महीनों के फासले पे। ये आप देखेंगे तो आपको इसका फर्क समझ में आएगा मैं क्यों कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सारे उद्योगों को खत्म करेगी। एक फिल्म है गुलाबो सितारे, जो अब किसी सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होगी, वो अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी, आपके मेरे लैपटॉप और मोबाइल पर रिलीज होगी। यानी बीच के मिडलमैन जो शॉपिंग हॉल्स, सिनेमा हॉल्स थे, वो अब सीन से हट गए हैं। अब फिल्म बनाने वाला सीधा मुझ तक पहुंच रहा है। अभी सिनेमा हॉल वाले बहुत परेशान हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी में और बिजनेस में एक रूल है कि आप अपने कस्टमर से झगड़ा नहीं कर सकते। कस्टमर अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा, वो अपने ही घर में देखना चाह रहा है। आप बहुत आंख खोल के देखें आसपास क्या हो रहा है, तो आपको बदलती इकोनॉमी दिखाई पड़ेगी। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। 24 मार्च को मेरे घर में 12 अखबार आया करते थे, आज भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खबरें सुनने को आई कि भाई अखबार भी एक कैरियर हो सकते हैं कोरोना वायरस के, जी, बहुत खबरें ये आई कि साहब कोरोना वायरस अखबार के जरिए नहीं फैलता। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसी कोई स्टडी ये भी नहीं है कि कोरोना वायरस अखबार के जरिए नहीं फैलता, ऐसी कोई स्टडी कंक्लूसिव नहीं है। जब भी हम डाउट में हो तो वी शुड प्ले सेफ। मेरे घर में मेरी माँ है करीब 80 वर्ष की, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अखबार सारे आएंगे, जो हमें सप्लाई करता है अखबार देने वाला, उसकी इनकम पे डाका डालने का हमारा कोई हक नहीं है, लेकिन वो अखबार आते हैं, बंडल में बंद के ड्रम में चले जाते हैं। मैंने वो सारे अखबार ई पेपर और ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, और चौथे दिन मैंने रियलाइज किया कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत बढ़िया है। वहाँ हम फॉरन क्लिपिंग बना सकते हैं, कट पेस्ट करके 50 मैंने विषय बना लिए, वहाँ कट पेस्ट कर क्लिपिंग बना रहा हूँ। अब मैंने लिस्ट फाइनल की है, जुलाई में मेरे घर में फिजिकल सिर्फ 6 अखबार आएंगे, बाकी मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा। अभी ऑनलाइन कंजम्पशन बढ़ेगा,
फिजिकल अखबारों की प्रॉब्लम्स होगी। मेरी बेटी कक्षा 11 में पढ़ती है, ट्यूशन पढ़ने जाती थी। ओवरनाइट लॉकडाउन हो गया और फिर हमारे सबके जहन में एक शब्द आया, जूम, ZOOM, जूम। राइट। हर प्रोफेसर, हर टीचर जो जूम पर नहीं है वो समझिए 17वीं शताब्दी में रह रहा है। अभी जो टीचर्स ठीक ठाक टेक सेवी थे उनके ट्यूशन बचे रह गए क्योंकि जूम पे शिफ्ट हो गए, अब वो पढ़ा रहे हैं जूम पे। अभी मेरी बेटी के गुरुजी थे, वो 18वीं शताब्दी के हैं, वो जूम पे नहीं आ पाए, तो उनको समझाया गया कि महाराज जूम पे अगर आप नहीं आएंगे तो आप बिजनेस से जूम आउट हो जाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अब आपको 1-to-1 पढ़ाने का मौका कब मिलेगा हमको नहीं पता। सर एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सर, मैं मतलब क्यूरियोसिटी बस की, इतना कुछ बदला है और ओवरनाइट बदला है, राइट? तो क्या अगर यूं कहें कि शायद अपने नेचुरल तरीके से बदलता तो चीजें बहुत सारे लोग तैयार हो पाते। अब चूंकि ओवरनाइट बदला है, चाहे जूम की बात कर लेते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स की बात कर लें, चाहे वो वेबएक्स की बात कर लें, चाहे वो ऑनलाइन बाइजू, और बाइजू का जो आप शेयर्स की बात कर रहे थे, बाइजू ने अभी रिकॉर्ड किया है कि उसका पूरा जो टर्नओवर वो डबल हो गया है, राइट? 60 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े थे उसको, जो मैंने करीब 15 या 20 दिन पहले की खबर पड़ी थी, जो एडटेक जो कंपनियां मार्केट में। तो इसका एक पेनफुल साइड भी तो है सर बहुत बड़ा, कि जो फिजिकल अखबार की बात कर रहे हैं, मैगजीन की बात कर, न जाने कितने लोग धड़ल्ले से बेरोजगार हो रहे, रोज एक नई खबर आ रही कि इस कंपनी ने 1000 लोग निकाल दिए, इसने 5000 निकाल दिए, इसने 10,000 निकाल दिए। तो यहाँ पे तो सर चेंज होने का भी मौका नहीं मिला, अपडेट होने का भी मौका नहीं मिला। देखिए, अगर आप भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे प्रवीण जी, तो ये हमें बात मान लेनी चाहिए कि भारत में महत्वपूर्ण बदलाव कोई बहुत सुचिंतित या प्लान्ड आउट नहीं थे। एक आपदा हमारे सिर पे आ गई, हमने कदम उठा लिए और वो कदम सही उठ गए तो वो कामयाबी की कथा बन गई। मैं आपको उदाहरण के साथ बात समझाता हूँ जी। 60s में हमारे पेरेंट्स की उम्र के लोग याद रख सकते हैं कि खाने के लिए गेहूं हमारे पास नहीं हुआ करता था, अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करते थे, बड़ा खाने का संकट रहता था। खाने का संकट रहता था, बरसों बरस लगभग भिखमंगे की सिचुएशन में थे हम, भुखमंगे की सिचुएशन में हम थे। फिर अचानक से किसी को ये याद आया कि हम अपना काम भी कर सकते हैं, संकट बहुत गहरा हो गया है, तो हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति कामयाब हो गई तो हम कहते साहब हमने बहुत भारी तीर चला लिए। 1991 में हम विदेशी मुद्रा कोष के बारे में हमारे हाल ये थे कि सोना गिरवी रखना पड़ा। अभी उसके बाद आपको फिर उदारीकरण करना पड़ा, विदेशी निवेश लाना पड़ा। तो ये कोई बहुत प्लान तरीका नहीं था, डंडा पड़ा आपके सिर पे, आपने काम उठा लिया, अब आप कह रहे हो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो इंडिया में एक्चुअली एक टर्म होता है रेसिस्टेंस टू चेंज, और हम रेसिस्टेंस टू चेंज नहीं, हम तो मतलब जैसा है उस हाल में बदलने वाले नहीं है आमतौर पे। तो संकट में, क्राइसिस में कि जब सिर पे आ गई है, अब कोई रास्ता ही नहीं बचता, तो हम करेंगे। तो बड़े संकट के लिए, बड़े चेंज के लिए बड़े संकट चाहिए होते हैं, और भारत में तो ज्यादा ही चाहिए होते हैं। आप प्रोफेसर को समझा लीजिए जूम पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ, नहीं। मैं अखबार में काम करता था, एक तो अखबार में मालिक लोग कहते थे भाई कि आप टाइपिंग सीख लो, कंप्यूटर पे काम करेंगे, ये करेंगे, कोई नहीं सीखता था। एक दिन कह दिया उन्होंने कि आज से 8वें दिन जो व्यक्ति कंप्यूटर पे कॉपी सबमिट नहीं करेगा वो फायर कर दिया जाएगा। आप यकीन मानेंगे चौथे दिन सबकी टाइपिंग प्रोफेशनल हो गई थी कंप्यूटर के ऊपर। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इस तरह के बदलाव आमतौर पे प्लान्ड नहीं होते। आमतौर पे ये होता है कि आप एक संकट में, क्राइसिस में घिर जाते हैं और फिर आप हाथ पैर मारते हैं, कुछ कदम उठाते हैं, वो कदम सही निकल जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने बहुत हिंदी में एक बड़ी प्यारी कहावत है कि रपट पड़े तो हर गंगा, यानी हम कूद गए, किसी ने धक्का दे दिया और फिर हम कह रहे साहब हम तो बहुत अच्छी तरह से कूदे थे, योजना बना के कूदे थे। तो मुझे लगता है कि ये संकट अगर ना होता तो शायद ये इतने फास्ट ट्रांजिशन में हम लोग ना जाए। अब सर सवाल यहाँ पर ये है, जिस फास्ट ट्रांजिशन की हम लोग बात करें, ढेरों स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से फिर तुरंत फिर मुद्दे पे आते हैं सवाल के बाद। अब ढेरों स्टूडेंट सुन रहे हैं और ये बात जाहिर हो चुकी है कि चूंकि आप भी खुद डीयू में लगातार अध्यापन कर रहे हैं,
जिन स्टूडेंट्स का ये फाइनल ईयर रहा है, राइट, कॉर्पोरेट्स ने हायरिंग प्लान चेंज कर दिए, या फिर यूं कहें कि स्टॉप लगा दिया, हायरिंग की जगह पे लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया लोगों को। जो 3-4 साल से तैयारी करके सोच रहा था कि इस साल नौकरी मिल जाएगी, कैंपस प्लेसमेंट नाम का कुछ है जो हमें भी मिल जाएगा, पुराने सीनियर्स को मिला, वो उस पर होल्ड आने वाला है। तो आज की जो डिस्कशन रखते हैं कि सर अब ये जो बदलता दौर है, उसमें जो 3-4 साल से जिसने मेहनत करी है किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट लेके कि वो एससीएल में जाएगा, वो किसी बड़ी कंपनी में जाएगा, किसी बैंक में जाएगा, और अब वहां पर लगा है कि अभी कुछ नहीं, ऐसी सब बंद हुआ पड़ा है। अब क्या करे? सवाल तो ये कि इस टाइम क्या करना चाहिए उसको। देखिए, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जानता हूं किन क्षेत्रों में अभी भी हायरिंग चल रही है। एजुकेशन, कोचिंग, इसमें आप हैं, ट्रेनिंग, ये धंधे बहुत मजबूती के साथ जमे हुए हैं। फूड के बिजनेस बहुत मजबूती से जमे हुए हैं। मैं कहना ये चाहूंगा, हम सबको अपने स्किल सेट में एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, जैसे हम बोलेंगे आई फैक्टर। आई यानी इंटरनेट। क्या बात है? इंटरनेट फैक्टर अगर हम नहीं करेंगे तो आप चाहे जिस भी विषय के जानकार हो, सुपर एक्सपर्ट हो, परम एक्सपर्ट हो, अभी नए दौर में आप नहीं चलेंगे। दूसरा, ये बैंक हायर नहीं कर रहे हैं या कंपनी हायर नहीं कर रही है, तो एक हद तक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरियां, समस्या है कि बिजनेस डाउन हो गए हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तो अभी वो हायर करके बाद में 2 महीने बाद फायर करें, बहुत पॉजिटिव बात तो नहीं है। मुझे लगता है ये संकट का वक्त है। 2020 में बच्चे हो, बड़े हो, इस वक्त बेस्ट प्लेसमेंट या बेस्ट सिचुएशन है कि आप 2020 तक जिंदा बचे रह जाएं, 2021 तक अपनी नैया खेते रहें। जी, ये समय इम्प्रूवमेंट का, ये समय बहुत अच्छे जॉब्स का, ये समय बहुत एक, जब तक कि आप जूम के मालिक नहीं है, आपकी नेटवर्क बढ़ने वाली नहीं है, ये एक संकट का समय है। और जब संकट में हम लोग होते हैं तो संकट में हम ये नहीं कहते कि भाई हमको और बेहतर होना चाहिए। संकट में कहते भैया जान बची रहे, 2 टाइम में खाना मिलता रहे, जब वक्त आएगा तो हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस वक्त दिक्कत नए लोगों के साथ उतनी नहीं है, कोई नई सारी जनरेशन आ रही है। नई जनरेशन अपने आप में इंटरनेट सेवी है, इंटरनेट जानती है। दिक्कत 50+ वालों की है, जिनकी उम्र का बड़ा हिस्सा इंटरनेट के बगैर भी चला गया। अब उनके साथ दिक्कत ये है कि भाई बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई गुरुजी जूम पे आप आओगे तो पढ़ेंगे, हमारे घर वाले पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, अब गुरुजी जूम पे नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि डार्विन ने कहा है कि जो लोग सरवाइव करते हैं वो बहुत मजबूत लोग नहीं होते, वो लोग फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। तो भाई कल तक मैं पढ़ा रहा था जाके बोर्ड पे, भाई बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ जूम पे, कोई जूम वाले मुझे पैसे पेटीएम से भेज देते हैं, मैं पढ़ा लेता हूँ, तो मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ, मैं बच जाऊंगा। और अगर मैं निश्चित कर लूँ साहब कि मैं जूम यूज नहीं करूंगा या जूम सीखूंगा नहीं, तो ये जो क्राइसिस का समय है, मैं कहूँगा यंगस्टर्स का क्राइसिस तो ये है कि अभी नहीं, 1 साल बाद मिल जाएगा। संकट कितना भी बड़ा हो, कितना चलेगा, 6 महीना, 1 साल। तो इंसानी नेचर ने इससे संकट देखे हैं। तो अभी चूंकि हम संकट के बीच में हैं, इसलिए हमें संकट बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यही संकट अगर आप 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा तो हम इसको याद करके हंसेंगे, यार क्या दिन हुआ करते थे वो, हम लोग घर से नहीं निकलते थे, हम टेंशन में रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसानी जिजीविशा पर, इंसानी संघर्ष क्षमता पर यकीन करते हुए भरोसा रखें। नौजवान तो अपना बेड़ा पार कर लेंगे, दिक्कत 50+ वालों की है, वो किस तरह से अपना बेड़ा पार करेंगे, उन्हें अपने को रीस्किल करना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी पे एक सवाल लेते हैं सर। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथियों, प्लीज जरा अगर अभी तक आपने वॉच पार्टी क्रिएट नहीं करी है तो जरूर कर दीजिए। इस जो 60वें दिन के इस शानदार प्रोग्राम को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एक लाइन में अक्सर लिखता हूँ सर, और कई जगह मैंने बोला भी है कि आजकल इनलाइन वही है जो ऑनलाइन है, जो आप आई फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक सवाल आ रहा है राजीव सर से। राजीव सर सैमसंग के स्टॉकिस्ट हैं, और दिख रहा है इनका, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सर, कैन वी सर्वाइव विदाउट चाइना रॉ मटेरियल, माइट बी आफ्टर 6 मंथ वी कैन, बट व्हाट टू डू नाउ। ये राजीव जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस बात को मैं अलग तरीके से कहता हूँ। भारतीय
मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में 10 में से 7 जी चाइनीज है। जी और एक दो जो फोन है बाकी जिससे राजीव जुड़े हुए हैं वो एक सैमसंग, एक एलजी है। राइट, यानी हम कोरिया और चीन के बगैर अपना काम मोबाइल में नहीं चला सकते। नहीं कर सकते। अभी इसमें स्वदेशी के दो तरह के कंसेप्ट हैं। जी एक कंसेप्ट तो यह है कि जो कंपनी भारत में है, भारत में ही मेक इन इंडिया कर रही है और उस कंपनी की ओनरशिप भी भारतीय हाथों में है, ये मेक इन इंडिया है और ये स्वदेशी है। संपूर्ण स्वदेशी। संपूर्ण ओनरशिप स्वदेशी और मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाना। राइट, एक वर्जन ये भाई कि ऐसा मत करो। अगर हुआवे, वाइवो, सैमसंग, ओप्पो, एमआई इंडिया में आगे बना रही है तो आप उसको इंडियन या स्वदेशी मान लो। मुझे लगता है व्यावहारिकता यही कंसेप्ट है, विदेशी कंपनी इंडिया आके अगर मेक इन इंडिया कर रही है तो उसको आपको मान लेना चाहिए। या तो आप अपनी हैसियत पैदा करें, डेवलपमेंट पैदा करें। यानी कि मैं इसको अलग तरीके से देखूंगा कि प्रवीण कुमार जी हैं 150 किलो के पहलवान, आलोक पुराणे के 25 किलो के पहलवान। अब आलोक पुराणे के काम तो करें 25 किलो से अपना वजन बढ़ा के 150 पर लेके जाएं। और या फिर भाई ये कि जब तक भाई काम चला लें, आपसे कुछ सीख लें, आपसे हम कुछ लर्न कर लें। तो अगर व्यावसायिक समायोजन का ताल्लुक जहां तक है तो चीनी कंपनियों को, और सैमसंग तो वो काम कर ही रही है कि भाई इंडिया में आके बना लो, तो ये स्वदेशी का उदारीकृत वर्जन है। मैं उस मत से सहमत नहीं हूं कि चाइनीज और सैमसंग और एलजी और विदेश की हर चीज को हम बायकॉट कर दें। तो मुझे लगता है ये व्यवहारिक आज की दुनिया में नहीं होगा। लेकिन मेक इन इंडिया को हम और इम्प्रूव कैसे करें, इस पे बात हो सकती है। वाइवो, ओप्पो फोन और ज्यादा कैसे बनाएं, इस पे बात हो सकती है। मैं राजीव जी की बात से सहमत हूँ कि मोबाइल से लेके दवाओं तक आज की तारीख में चीजें चेन के तौर पे काम करती हैं। कोई चीज कहीं बनती है, कोई चीज कहीं बनती है, और ये ओवरनाइट आप इंडिया को 100% स्वदेशी नहीं कर सकते। उसका एक तरकीब है, रास्ता है, और उसके लिए आपको भारतीय उद्योगपतियों को प्रेरित करना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय उद्योगपतियों में से बहुत सारे बहुत दीर्घ दृष्टि से काम नहीं करते। वो तात्कालिक मुनाफे के लिए ट्रेडिंग में उनका यकीन ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म दृष्टि से उनके काम कम होते हैं। तो उनको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए भाई कि 5 साल, 8 साल, 9 साल। आप इस एंगल से सोचता हूँ मैं कि टेक्निक के मामले में मंगल ग्रह पे हम अपना इंतजाम भेज सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल में बनाने में कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी की एक भी मोबाइल कंपनी हम इंडियन प्योरली नहीं देख पा रहे हैं। मोबाइल तो छोड़ दीजिए, आप देखिए स्वेटर, शर्ट्स, पीटर इंग्लैंड का आप कोट लेके आइए, उसके पीछे मेड इन बांग्लादेश मिलेगा आपको। तो बांग्लादेश से आ रहा है, तो कुछ चीन से आ रहा है। तो या तो लोग ये क्वालिटी में हमसे बेहतर है, या तो एफिशिएंसी में हमसे बेहतर है। देखिए कारोबार की दुनिया में आप इमोशनल स्वदेशी की अपील नहीं निकाल सकते। मैंने एक व्यंग लिखा था, उसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य बनता है कि मैंने उसको संदेश लिखा कि चाइनीज एप्लीकेशन का बायकॉट करो। ये जिस मोबाइल पर रिसीव हुआ वो मोबाइल चाइनीज था, जिस मोबाइल से भेजा गया वो मोबाइल चाइनीज था। और इस तरह से हमने चाइना के बहिष्कार का संदेश प्रसारित करके चाइना का हमें नुकसान कर दिया। और हमारे तीसरे मित्र से जब मुझसे पूछा कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, तो मैंने बताया कि उस चाइनीज मोबाइल में 20,000 रुपए में जितने फीचर्स मिलते हैं उतने सैमसंग के मोबाइल के 40,000 रुपए के फोन में मिलते हैं और एप्पल के 1 लाख के फोन में मिलते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी मिलती है हमको चाइना से। यानी कि आम भारतीय जब इमोशनल होके, रैशनल होके सोचता है तो वो देशभक्त ना होके कैश भक्त हो जाता है। क्या अपने जेब में क्या बचत कर पा रहा है उसको देखता है। तो ये कारोबार की दुनिया सिर्फ इमोशन पे नहीं चलेगी, और मुझे लगता है कि भारतीयों को प्रयास करने पड़ेंगे। और एब्सोल्युटली आप चीन का उस तरह से बायकॉट कर भी देंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, पाकिस्तान और भारत ये तो परस्पर दुश्मन लंबे अरसे से हैं। लास्ट ईयर इमरान खान ने गुस्से में कहा कि इंडिया से कोई ट्रेड नहीं होगा, परफेक्ट। बाद में उनके दवा कंपनियों के कारोबारी रोते हुए गए उनके पास, साहब कि हमारी दवाएं वहां से आती हैं और जीवन रक्षक दवाएं वहां से आती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है दवाई आने देंगे हम।
दवाई चलेगी इंडिया से। तो अभी आपका घनघोर दुश्मन देश जो आपको नियुक्त तक करने की धमकी देता है, वो भी जानता है दवाएं आपको यहाँ से मंगानी है। अभी हम दवाएं सब का बड़ा हिस्सा वहां से मंगा रहे हैं। तो कारोबार में आप ऐसे इमोशनल फैसले नहीं कर सकते। इसकी एक तैयारी होगी और एक लंबी प्रोसेस होगी, मोटिवेशन होगा, हार्डवर्क होगा, और वो लंबा काम है, वो ओवरनाइट आप नहीं कर सकते। ओवरनाइट ये नहीं कर सकते आप कि 10 चाइनीज। जी जी जी। तो मैं उसी बात पे कह रहा था सर कि तो हम यूं समझें कि ये शायद इमोशनल आउटबर्स्ट है या बहुत रैशनल होकर सोच रहे हैं। यहाँ पे दिवाकर सर भी लगातार कमेंट कह रहे हैं कि ग्राहक सदैव बेहतर चाहता है और अपने पैसों का उचित मूल्य। तो हम तो वो ग्राहक है सर जो आलू खरीद के मिर्च फ्री में मांग लेते हैं रेडी वाले से। तो जब बाजार में चले जाते हैं तो कैश भक्त हो जाते हैं जैसे आपने कहा, और बाकी अगर व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे क्रांति करनी है तो हम देशभक्त हो जाते हैं। तो ये अचानक जो अभी दिख रहा है चारों तरफ, ये नहीं कह रहे कि हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं या फिर इसके सपोर्ट में। थिंग है कि क्या ये जो दौर अभी चल रहा है कि चाइना का बहिष्कार करो, तो अगर इकोनॉमिक एंगल से देखा जाए, थोड़ा सा लॉजिकल एंगल से देखा जाए, वॉलेट खोल के देखा जाए, तो कितना लॉजिकल है और कितने दिनों तक ये चीजें अगर हो भी सकती है तो हो सकती है, और अभी क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है सर? देखिए, इसको एक एंगल से और देखना चाहिए। कई चतुर और धूर्त भारतीय कारोबार अपना घटिया माल स्वदेश प्रेम की आड़ में बेचना भी चाहते हैं। भाई 20,000 में अगर कोई चीनी कंपनी इंडिया में मोबाइल बना के दे रही है तो वो काम भारतीय क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, आप तब बालक रहे होंगे। भारत में एक वक्त पेप्सी कंपनी आई, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक कंपनी आई जी। तो एक भारतीय कंपनी ने बहुत रोना मचाया कि हाय रे, हम तो स्वदेशी और स्वदेशी की हत्या हो रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है। उसके बाद फिर कोक कंपनी आई, वही रोना धोना मचाने वाली कंपनी कोक के पास गई, हमारा बिजनेस आप ले लो, हमारा बिजनेस आप ले लो, आप खरीद लो। थम्स अप एक जमाने में भारतीय ब्रांड हुआ करता था, अब थम्स अप चला गया कोक के पास। यानी जब तक उनको लगा कि स्वदेशी हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, हमने कहा ठीक है भैया स्वदेश का हमारा ले लो। लेकिन जैसे लगा कि भाई अपना स्वदेश का माल बेचने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसी कंपनी को बेचा है वो। ये अगर स्वदेशी आपकी धूर्तताओं को, आपकी इनएफिशिएंसीज को, आपके निकम्मेपन को ढकने का आवरण है तो ये गलत है। क्या आपको मार्केट की शर्तों पे चुनौती देनी पड़ेगी। अगर 150 किलो के पहलवान वर्ग में कुश्ती है तो मैं ये नहीं कह सकता साहब मैं हूं 50 किलो का और ये मेरे सामने वाला पहलवान सिर्फ खड़ा रहेगा और मैं घुसे मारूंगा इसको। या तो मैं उस रेस से हट जाऊं और या फिर मैं रेस में आऊंगा तो तैयारी के साथ आना पड़ेगा। मुझे कई बार भारतीय कारोबारियों की मंशाओं पर संदेह होता है कि ये राष्ट्रभक्ति के नाम पे घटिया माल बेचने का लाइसेंस चाहते हैं। क्या बात है। तो सर ये फिर तो इसको इमोशनल आउटबर्स्ट ही कह सकते हैं और क्या है। बिकॉज अब वही वाली बात है कि व्हाट्सएप से लेके फेसबुक पे देशभक्ति चल रही है, मार्केट में जाती कैश भक्ति हो रही है, तो ये ऐसे तो नहीं होने वाला। हमें तैयार होना पड़ेगा उन चीजों के लिए। सर एक चीज जी, जो यूनिकॉर्न है, जो स्टार्टअप्स हैं, मैक्सिमम स्टार्टअप्स में चाइना का पैसा लगा हुआ है। इट्स फंडेड बाय द चाइनीज इन्वेस्टर्स एंड अलीबाबा और बाकी लोगों ने पैसा लगा रखा है उसमें। और ये चाहे पेटीएम की बात कर लें, चाहे ओला की बात कर लें, चाहे जो दूसरी कंपनियां हैं, हाँ जूम भी इनफैक्ट चाइना इतना बहिष्कार हो रहा था लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वही हो रहा है। उनकी जो सहजता है उस सॉफ्टवेयर की और जो प्लेटफॉर्म की सहजता है वो कहीं ना कहीं मजबूर करिए लगातार यूज करने के लिए उसको। देखिए वही बात है ना, मार्केट में आप जब आएंगे ना तो मार्केट में आप लड़ाई की एक तरकीब है, या तो आप वैल्यू के हिसाब से बढ़िया दे दें या क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया दे दें। मार्केट में आप इमोशनल अपील बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि आप वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं तो आप चाइनीज पे जाएंगे, किसी पे भी जाएंगे, पाकिस्तानी इंडियंस पे जाएंगे। अब पाकिस्तान में आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है, वहाँ के तमाम विद्वान और पॉलिटिकल लोग चीखते रहते हैं कि भारतीय फिल्में मत देखो, भारतीय सीरियल मत देखो, मगर पाकिस्तानी इतने घटिया फिल्म सीरियल बनाते हैं तो इंडियन देखे जाते हैं। इसका उपाय ये नहीं कि आप इंडिया को बैन करो, उपाय ये भाई अगर आप बैन नहीं कर दोगे तो चुरा के पड़े देखी जाएगी। उपाय सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की
सीरियल्स को, पाकिस्तान की फिल्म को बढ़िया कर लो। तो ये तरीका मार्केट में लड़ने का होता है। आप मार्केट में इमोशनल अपील के सहारे एक हद तक तो जा सकते हैं, उसके आगे आप कस्टमर से अन्याय कर रहे होते हैं और इकोनॉमी से अन्याय कर रहे हैं। स्वदेशी के व्यावहारिक अवधारणा आपको लेकर चलनी पड़ेगी। और स्वदेशी मूवमेंट में हमने कुछ चीजें होते हुए देखी भी हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं सर। ढेरों साथी अलग अलग तरह से जुड़ रहे हैं। मेरे वॉल पे मैं देख रहा हूँ कई लोग हैं। आपको हिरेंद्र झा जी नमस्कार कह रहे हैं। आपको डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह तारीफ कर रहे हैं, टॉक को बहुत अच्छा बता रहे हैं। मनीष चौहान जी, रण बहादुर जी MSME डिपार्टमेंट में हैं, जुड़े हुए यहाँ से। तो अभी सर खास करके जब बिजनेस की बात करते हैं, आर्थिक चीजों को, तो आप क्या देख रहे हैं सर इस कोरोना के दिनों को? क्या लग रहा है हमारे देश में कितना फर्क पड़ने वाला है, या फिर जो आने वाली, बिकॉज कई सारे टॉक्स में ये देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे कहीं ना कहीं शायद हमारे फेवर में हो। जो इकोनॉमिक वार चल रहा है आज के डेट में, वॉर जो चल रही है वर्ल्ड पे, जब US और चाइना की हम लोग बात कर लें, तो इस बीच में हमारा झंडा कहाँ बुलंद होने वाला है सर, कितना बुलंद होने वाला है? देखिए, वर्ल्ड के लेवल पे इस वक्त इकोनॉमिक वार चाइना और रूस में, चाइना और USA में चल रही है। दरअसल अगर हम तथ्य की बात करें, हम वार में कहीं नहीं है, वार में हम कहीं खड़े नहीं होते हैं जी। चीन हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप लाख चीन को कहें, चीन हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमसे 5 गुने से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी चीन है, और उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी एक जमाने में US थी, लेकिन अब बहुत फासले कम हो रहे हैं चीन और अमेरिका के। जी। हम दरअसल ये हैवीवेट पहलवान है। हम इनमें से किसी के साथ इमोशनली आप कुछ भी कह लीजिए, हम कहीं खड़े नहीं होते, आज खड़े नहीं होते। हमें अपनी कमजोरियों और अपनी मजबूतियों के सहारे इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें US से कहना चाहिए, US कंपनी से कहना चाहिए, भैया कि हमारे पास अपना दुकान लेके आओ, टीन टप्पर लेके आओ, हमारे यहाँ काम करो। चीन में आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली है, और चीन से भी आप बहुत एक हद तक बहुत मारधाड़ नहीं कर सकते। चीन से बहुत साफ कहें कि आपके इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट है। एक पॉइंट के बाद आपके साथ क्लैश होगा तो वो क्लैश भी करना पड़ेगा जी। तो कुल मिला के भारत को एक न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए, और जहां से हमको फायदा मिले वो आपको उठाना चाहिए। इमोशनल फैसले बहुत लंबे अरसे तक कारोबारी मामलों में आप नहीं ले सकते। इसकी वजह बहुत साफ है कि आप अंततः कस्टमर जो है वो ये पूछ रहा है कि भाई आप बेहतरीन माल सस्ती क्वालिटी पे कहाँ से आ रहा है। वो चीन से आओ तो ब्राजील से आए तो कहीं से भी आए, तो हम उस दिशा में खुद को प्रेरित करें, और उस दिशा में भारत के पास बहुत अच्छा मौका है मेक इन इंडिया का एक नया वर्जन लॉन्च करने का। 2014 में मेक इंडिया लॉन्च हुआ था, लेकिन तमाम वजहों से ये कामयाब नहीं हुआ है। तो प्रवीण जी क्या है, हम इंडियंस बातें बहुत करते हैं, बहुत गपोड़ी टाइप के लोग हैं, अभी आप बात करें तो कुछ भी है, ग्राउंड रियलिटी पे चीजें उतनी फास्ट नहीं होती। अभी चीन में और भारत में फर्क क्या है, चीन है तानाशाह, ऊपर से फैसले हुए नीचे तक मामला हो गया। यहाँ क्या है हाल, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और गांव के प्रधान जी, ये 4 लेयर्स ऑफ गवर्नेंस है। अभी मान लीजिए कोई कंपनी कहे साहब मुझे कलकत्ता में इन्वेस्टमेंट करना है, मोदी जी पूरा जोर लगा लें, अगर ममता जी राजी नहीं होंगी तो आप नहीं कर सकते। ये एक देश है। चीन में अगर शी जिनपिंग कहते ये होना है तो होना है। अभी फिर यहाँ टिपिकल प्रोजेक्ट में एक बंदा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा केस 3 साल। तो ये चीजें ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति, बिजनेसमैन करने वाला व्यक्ति कहता है यार ये लफड़ा नहीं चाहिए, फास्ट काम करो। तो ये जो हम बातें कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया हम कर लें, लेकिन भाई वो ग्राउंड पे आने के लिए आपको चीजें वाकई फास्ट मूव करवानी पड़ेंगी। चीन से बंदा नाराज है, लेकिन क्या आपसे खुश है? वो आपसे भी खुश नहीं है, क्योंकि आपके हाल वैसे नहीं है। क्या बात है, बड़ी बात बोली है। नाराजगी अपने आप में बड़ा कारण नहीं होती। आपके पास क्या है ये बताओ। तो फिर वो घूम फिर के बातें वही आती है कि ठीक है चीन से भागेंगे तो इंडिया नहीं आएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, वो वियतनाम चले जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि चीजें व्यावहारिक धरातल पे गति के साथ चले,
तब काम ज्यादा फास्ट। बात निराशाजनक बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं भी उतना ही राष्ट्रप्रेमी हूँ, लेकिन मैं भी इस धरती का बंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि हम लोग बातें बहुत करते हैं और हमारे काम और परिणाम उस अनुपात में नहीं आते। क्या बात है, बहुत बहुत खूब सर। दिवाकर सर प्रणाम बोल रहे हैं आपको और कह रहे जी हैं आज का डिजिटल मुलाकात बेहद अच्छा लगा। हमारे गुरु जी हैं धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव सर, कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे हमें, और लिख रहे हैं कि निहायत ईमानदार अभिव्यक्ति के लिए आभार सर, आपको अखबारों में पढ़ते रहे आज सुनने को मिला। मुझे धन्यवाद कह रहे हैं, धन्यवाद सर, आपका आपका आशीर्वाद है। तो ये तो सर यूं कहें कि मामला बहुत हद तक इमोशनल इमोशनल चल रहा है। अभी तक तो इमोशनल, अभी तक इमोशनल। मतलब अगर ग्राउंड की बात करें पे तो ग्राउंड में कितना रिलायंस हो पाएगा, कितना फलित। तो मतलब दिवाकर सर लिख रहे हैं कि फेसबुक की दुनिया से छोड़ के अगर हम धरातल पे काम करें तो शायद इकोनॉमी ज्यादा मजबूत होगी। मुझे लग रहा है कि फेसबुक फेसबुक खेल के हम इकोनॉमी और कमजोर कर रहे हैं, काम काम तो कुछ और बात हो जाती। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है जी जी, तो वही कह रहे हैं कि फेसबुक खेल के इकोनॉमी को और कमजोर कर रहे हैं सिवाय कि हम इसको मजबूत करें। तो सर तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त ऐसा है कि हम जो भी जी बोले तो मैं ये कह रहा था सर कि अब यहाँ से अगर हम इकोनॉमी को देखें, खास करके जो पॉजिटिव चीजों की बात करें, पॉजिटिव इंडस्ट्री की बात करें, तो जो कुछ बिजनेस में आना चाहता है, जिसका बिजनेस अभी खराब हुआ है, या फिर जो स्टूडेंट्स है जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, अब हर किसी को जॉब तो मिलेगी नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन कोई भी कंपनी अपनी हायरिंग प्लान को डबल ट्रिपल नहीं करने वाली। इवन इफ इट्स लाइक बायजू की बात कर लें या किसी की बात कर लें, जैसे अभी हम लोग सोच रहे थे या देख रहे हैं कि फूड डिलीवर वाली जो कंपनी कर रही है, वो उनके लिए अभी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बट उन्होंने भी 1000 कुछ लोगों को निकाल दिया है, राइट। हम लोग देख रहे हैं कि एनबीएफसी की और बैंकों की बात कर लें तो एनबीएफसी ये भी मार्केट दिख रही है कि लोग फिर से लोन अप्लाई करना शुरू करेंगे, जिसकी जितनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है उसको शायद कुछ लोन मिल जाए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं छटाई कर रही है, निकाल रही है। सवाल मेरा यहाँ पर ये है सर कि जो बिजनेस कर सकता है, छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है, या फिर जो नौकरी तलाश रहा है, तो ऐसा अभी क्या करे क्विकली, या फिर कि किसी न किसी स्ट्रीम से अपने आप को जोड़ पाया, किसी इंडस्ट्री में अपने आप को ऐसे ताल्लुकात बढ़ा ले जिससे कि कुछ मामला चलता रहे। देखिए मैं छात्र छात्राओं को खास तौर पे जो नए बच्चे हैं अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं जी, मैं उनको दो बातें कहूँगा कि एक बहुत मोटे पैकेज की उम्मीद ना रखें, कम से कम 1-2 साल अभी जिस पैकेज पे जो सैलरी जहाँ से मिल रही है उसको ले और अपना एक्सपीरियंस को एनरिच करें, अपने एक्सपीरियंस को मजबूत करें। जी। दूसरी बात, आप अभी बदलते वक्त पे नजर डालें कि किन चीजों की, किन स्किल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी, आंख खोल के हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ जाएंगी। मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि आई फैक्टर यानी इंटरनेट फैक्टर हम सबको देखना पड़ेगा कि मेरे को जो ज्ञान है उसका इंटरनेट फैक्टर कितना है, उसकी इंटरनेट लिंकेज क्या है, मैं उसको किस तरह से और लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। और अगर संभव हो तो आपने जो कुछ सीखा है वो आगे कोचिंग से, आगे टीचिंग से, आगे ट्रेनिंग से आप जोड़कर कैसे देख सकते हैं। मैं विजुलाइज करता हूँ कि जिस धंधे में कभी मंदी नहीं आनी वो ट्रेनिंग या टीचिंग या इस तरह का, क्योंकि मान लो कोई बच्चा है जिसने एमबीए किया हुआ है लेकिन उसको मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैथ्स है, तो भाई मैथ्स पढ़ाना शुरू करो, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करो, सिर्फ मैथ्स का ही एप्लीकेशन बना दो। अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ्स में एक्सपर्ट है और वो क्लास 12 के सिलेबस को कवर करता हो और मास्टरली तरीके से कवर करता हो, तो प्रवीण जी वो हजारों लाखों का आदमी नहीं, वो करोड़ों का आदमी है। अभी इस एंगल से भी सोचना है कि कक्षा 12 की गणित पढ़ाना ट्यूशन का धंधा नहीं है, वो भाई अरबों का धंधा है, बायजूस ने करके दिखाया है। तो हमारे जो माइंड में कुछ चीजें सेट है ना कि किस तरह की चीजें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने क्या पढ़ा है ये फिलहाल कुछ वक्त के लिए भूलिए, आप क्या चीज बेस्ट करना जानते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो जिस फील्ड के ट्रेंड लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला जी,
सीए है, क्वालिफाइड सीए है, मगर किस्सा कोई बहुत बढ़िया करता है, वो किस्से बढ़िया सुनाता है, वो तो किस्से सुना ले, किस्से का अपनी कहानी बना ले, यूट्यूब बना ले, कुछ कर ले। जो दुकान चल रही है अभी हम अपनी क्वालिफिकेशंस के जाल जंजाल से बाहर निकले कि साहब मैंने बीटेक कर लिया तो बीटेक के बाहर कुछ नहीं हो सकता, मैंने सीए कर लिया, अब सीए की नौकरी नहीं है तो भाई क्या नौकरी है, अकाउंट्स आपको बढ़िया आता है, परफेक्ट। क्लास 12th का अकाउंट्स में आप कुछ ऐसी यूनिक चीज लेके आओ जो मार्केट में और लेके नहीं आ रहा, आपकी दुकान चल निकलेगी। क्योंकि बिजनेस के एंगल से आप देखें, आदमी 3 जगह आर्गुमेंट नहीं करता। नंबर 1 नर्सिंग होम में जो पैसा मांगता है वो आप दे देते हैं। नंबर 2 केमिस्ट के आर्गुमेंट नहीं करते आप। नंबर 3 कोचिंग और ट्रेनिंग, वो पैसा बहुत इजीली मिलता है। तो आप जो सीख के आए हैं वो सिखाने की, या आपने सीखा नहीं भी है लेकिन आप किसी विषय के बड़े अच्छे जानकार हैं, उसको सिखाने की, तो आप 1 आध साल सर्वाइवल कर लें, उसके बाद मन लग जाए तो कोचिंग में रहें, मन ना लगे तो आप फिर कहीं और निकलें। लेकिन अभी 1 साल थोड़ा सा सर्वाइवल मोड में रहें, संघर्ष मोड में रहें। ये संकट ऐसा है कि जो हमारे ऊपर आ गया है और इससे निपटना है, इससे निकलना है। तो सर ये जो आप लोगों को बता रहे हैं बड़ी अच्छी बातें, और आप मुझे याद है ऑफलाइन जो हमारा डिस्कशन हो रहा था तो आपने भी अभी कुछ युवाओं को, और स्पेशली जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आपने कुछ एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जरा उसके बारे में बता दें सर। और मैं उसका लिंक खोज के मैं शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत यूजफुल चैनल है जो आपने शुरुआत करी है, लगे हाथ उसके बारे में बात हो जाए। तो मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे जो सिविल सर्विसेज के छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी में खास तौर पे आर्थिक विषयों में उनको प्रामाणिक ज्ञान नहीं मिल पाता, तो एक यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, अर्थचक्र 360। अर्थचक्र 360, इससे मैं आर्थिक विषयों पर प्रामाणिक ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया, कोरोना से पहले जो हमने पढ़ा है, जो हमारी समझदारी बनी है, वो समझदारी कोरोना के बाद के वक्त में अब व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ है, कोरोना से पहले हम किन इंडस्ट्री को बढ़िया कहते थे, किन इंडस्ट्री के बारे में हम जो बात करते थे, कोरोना के बाद की हालत तो बदल गई है। अब हर चीज में एक कोरोना पर्सपेक्टिव आ गया है, वो चाहे सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस हो, वो चाहे डिजिटल बैंकिंग हो, वो चाहे ऑनलाइन इकोनॉमी हो, वो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वो कुछ भी हो, अभी उसमें कोरोना पर्सपेक्टिव आ गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को समझाने की, सिखाने की कि इकोनॉमी में, फाइनेंस में क्या कोरोना पर्सपेक्टिव है, किस तरह के आपको अर्थचक्र, अर्थ ARTH, अर्थचक्र 360। तो ये मैंने इसका लिंक साथियों अभी शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप प्लीज इस चैनल को फॉलो कीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ से, और बेहतरीन बात है कि सर के अंदाज में मिलने वाली है। तो हाँ बिल्कुल, आर्थिक विषयों को बहुत ही बोधगम्य, बहुत सरल तरीके से और रोचक तरीके से समझाया जाए, यही मेरी कोशिश है। और सौभाग्य से मुझे करीब 3 दशकों से ज्यादा का आर्थिक विषयों पर लिखने और पढ़ाने का तजुर्बा है, और करीब उतना ही व्यंग लेखन का। तो दोनों चीजों को मिक्स करके एक रोचक अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझा पाऊँ। बहुत खूब। तो ये लिंक आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पहुंच रहा है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके इमीडिएटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको लगता है आप उनको शेयर कर सकते हैं, और खास करके उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है, अपने वॉल पे और सब्सक्राइब करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं। सर साथियों, अगर आपका भी कोई सवाल हो इकोनॉमी से रिलेटेड, आपको लगता है कि किस फाइनेंशियल मुद्दे पे अगर आपके पास कोई राय है, कोई सवाल है, तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सर के सामने वो सवाल डाला जाए, उस पर बात करी जाए, सर से राय ली जाए उस टॉपिक पे। तो सर मामला इसको मैं ये भी समझूं कि जो आई फैक्टर की आप बात करें, उस आई फैक्टर को आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है, आपने तुरंत अडॉप्ट कर लिया है, और शायद अर्थचक्र उसी का एक नतीजा है क्या सर? बिल्कुल निश्चय ही। देखिए, 1 to 1 आप पढ़ा नहीं सकते, 1 to 1 आप बात नहीं कर सकते, पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आपको यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, अपने चैनल के जरिए पढ़ाना पड़ेगा। और जो टीचर्स, जो प्रोफेसर्स इसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे टीचर होने के बावजूद वो अपना ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां उस ज्ञान को पहुंचना चाहिए। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी सर कई सारी चीजें निकाल दी। अगर मूक, यूजीसी का एक मूक करके कुछ इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जहां पर वो लोग ऑनलाइन
ढेरों कोर्सेज कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव ऑल द बेनिफिट्स, जो खास करके ऑनलाइन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए मूव का कुछ इनिशिएटिव शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज द हाई टाइम कि जितने भी लोग हैं जो जिनके पास ज्ञान है वो इन सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके शेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नॉट ओनली टीचर्स एजुकेटर्स की बात करूं सर, मैं ट्रेनिंग कम्युनिटी से आता हूं, द ट्रेनर्स कैंप की अगर बात करें तो ढेरों ट्रेनर्स, 10,000 से ज्यादा ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं पैन इंडिया। ये आइडियल टाइम है, इनफैक्ट यूं कहें कि हम थोड़ा सा लेट भी है, बट देर आए दुरुस्त वाले आए वाले मामले पे चले तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं अपने आप को कोना पकड़ लेना चाहिए, चाहे यूट्यूब का पकड़ लें, किसी भी मॉडल का पकड़ लें, चाहे उडेमी पहुंच जाए, बाइजू में पहुंच जाए, जहां भी लगता है वी शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी स्टार्ट शेयरिंग आवर नॉलेज सो दैट की जो आई फैक्टर है वो कमजोर ना हो, ना ही कमजोर करे आपको। देखिए, आई फैक्टर आज की तारीख में साहब एक सर्वाइवल का फैक्टर है। आप अगर आई फैक्टर नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आई फैक्टर एक वक्त था कि आई फैक्टर एडिशनल प्रेजेंस होता था कि ऑर्गेनाइजेशन कहते थे हम नेट पर भी प्रेजेंट हैं, लेकिन भाई अब नेट पर प्रेजेंट नहीं है तो आप नहीं है। मतलब आप अगर देखें प्रोफेसर्स हैं, राइटर्स हैं, वो पहला सवाल ये होता है कि फेसबुक पे आप हैं या नहीं, ट्विटर पे आप हैं या नहीं, यूट्यूब पे आप हैं या नहीं। तो ये फैक्टर्स हैं जिसमें आपका इम्पोर्टेंस बनाए रखना है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और पहले लोग आराम से जा रहे थे, मन होता है तो जा रहे थे, लेकिन अब भाई कंपल्सन है, आपको जाना है। कैसे कैसे कम्युनिकेट, जैसे मान लीजिए अगर आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं तो आई फैक्टर तो ही है, आपका आई फैक्टर मेरा आई फैक्टर है। वरना आप कहते कि साहब आप आइए तो सोशल डिस्टेंसिंग है तो मैं अपने घर से ही निकल सकता। तो ये अब वक्त का तकाजा है, और जो फ्लेक्सिबल है, जैसा डार्विन ने कहा, जो फ्लेक्सिबल है वो तो पार निकल जाएगा, और जो चेंज नहीं होगा वो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। तो हमको अगर बने रहना है तो चेंज होना है, और जितनी जल्दी हम चेंज हो पाए उतना बेहतर। सर एक बड़ा अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा फिर से पिछले वाले सवाल पे पढ़ते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे यूएस और चाइना के इकोनॉमिक वॉर की जो बात चल रही है, आपको क्या लगा सर कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिनका क्विकली इंडिया में फायदा हो सकता है? बिकॉज रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि आगरा में कोई शायद लेदर की कोई कंपनी है शूज बनाने वाली, जो आगरा में प्लांट लगाना शुरू किया है। तो हम कुछ ऐसा इमीडिएटली कुछ ऐसा देख पा रहे हैं 2-3 महीने के अंदर जहां पर कि कुछ इमीडिएटली बदलाव दिखेगा हमें, 6 महीने में कुछ दिख जाएगा, और कोई ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो बूम करने वाली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक वॉर, और हम उसमें अपने आप को फायदे वाले सौदे पे देख रहे हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के एक कंपनी आगरा में आई है, फुटवेयर वाली कंपनी आई है, वैसी कंपनी हो, दवा कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग के जितने एस्पेक्ट हैं सारे के सारे इंडिया में आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सर्च किया, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा इसके लिए। पीएम ने एक बात कही, सीएम अप्रूव करेगा, डीएम के लेवल पे क्लियरेंस, और गांव के प्रधान जी उसको जाने दें, और कोई व्यक्ति उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट ना करे, इन सारी चीजों से निकल जाए चीज, तो वो एक अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ 2 सवाल मेरे सामने, एक तो इशिका जैन जी पूछ रही हैं, आप उस गरीब के बारे में क्या कहेंगे जो अपना काम छोड़ने में मजबूर हुआ? मैं इशिका जी से कहूँगा, इशिका जी आप गरीबों को बहुत करीब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा फ्लैक्सिबल वही लोग हैं, सबसे ज्यादा बदली हुई स्थितियों में समायोजन उन्होंने किया। मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति चाय की दुकान चलाता था, चाय की दुकान बंद हो गई, वो सब्जी बेचने लगा है, वो आम खरबूजे का ठेला लगाया गया। तो आप देखें कि उनकी दुकान बहुत तेजी से चल गई। एक में उसने आमों का ठेला लगाना शुरू कर दिया और उसकी दुकान चल निकली। तो मजदूर खासा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। 28 लाख श्रमिक तो अकेले लौटे हैं यूपी के अंदर, 1 करोड़ के आसपास पूरे देश में मजदूर लौटे हैं, और सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ाया। 61,500 करोड़ बजट था 2019-20 में, 40,000 करोड़ का बजट बढ़ाया गया है कुछ दिन पहले, यानी 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट मनरेगा का है। लेकिन इस वक्त संकट इतना गहरा है कि आप कुछ भी कर लीजिए वो नाकाफी है, वो नाकाफी है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये वक्त सर्वाइवल का है, खाने पीने की न्यूनतम व्यवस्था हो जाए,
आप आलू बेच लें, चावल बेच लें, आम बेच लें, सब्जी बेच लें, अपनी जान बचाए रहें एक साल, उसके बाद आप कुछ करेंगे। और सरकारों का जिम्मा है, एनजीओ का जिम्मा है कि भूख से किसी को ना मरने दे। लेकिन ये भी कुल मिला के मजदूरों को मुझे लगता है कि बहुत फ्लेक्सिबल लोग हैं, और वो मध्य वर्ग से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, और इस संकट का मुकाबला करने के लिए वो मध्य वर्ग के मुकाबले उनकी मानसिकता और भौतिक मजबूती मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादा होती है। एक सवाल और है कि वांगचुक जी ने चीन का आर्थिक रूप से बहिष्कार करने की बात कही है। मुझे लगता है कि बहिष्कार की बात कही, इमोशनल अपील है, इस पर बात विस्तार से कर चुके हैं, ये आप कर लें। लेकिन वो तार्किक परिणति उस बात की तब पहुंचेगी जब, जैसे मैं कहूं कि भारतीय मोबाइल यूज करने हैं, तो भाई भारतीय मोबाइल बताओ तो, 10 में से 7 तो चाइनीज हो गए, बाकी 2 एक एलजी और सैमसंग कोरियन हो गया। अब भारतीय है कौन? जो भारतीय माइक्रोमैक्स था वो दुकान बंद करके भाग गया। तो अब ग्राउंड पे इमोशन तो आपने खड़े कर दिए, वो इमोशन का प्रतिफलन ग्राउंड पे हो, ये इसके लिए समय चाहिए, और वो काम ओवरनाइट नहीं होगा। इसलिए चीन के आर्थिक बहिष्कार की बात को मैं फिलहाल एक इमोशनल आउटबर्स्ट के तौर पे ज्यादा देखता हूँ। इसकी बहुत व्यावहारिक और तार्किक परिणति मुझे निकट भविष्य में दिखाई नहीं पड़ती। मतलब शुरुआत में अगर हम बात करें कि अगले 1-2 महीने या साल भर तक, तो जब तक खुद तैयार ना हो जाए, मामला थोड़ा सा आसान नहीं दिख रहा है इस मुहिम को करने में। हाँ, दिवाली पे फिर से ढेरों पोस्ट जरूर आ जाएगी कि चाइनीज झालर नहीं जलानी है इस बार, मिट्टी के बर्तन में दिए जला लें। बट मामला वहां पे आके जो फिर से आके अटक जाता है, पुराने झालर या फिर वो चीजें फिर से बिकनी शुरू हो जाती हैं। आपने बात करी सर कि जो जो मजदूरों के लिए जो सरकार का प्रोग्राम है, आप बल्कि एक वीडियो भी मैंने सुनी थी अर्थचक्र पे कि ये संकट मोचन की तरह लेके आ रही है सरकार इसको, कि अभी आपने बोला है कि जो वेतन बढ़ा रही है इसमें, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है मनरेगा वाले गेम में? देखिए, मनरेगा का बजट बढ़ाया जाना अपने आप में इस बात का संकेत है कि सरकार इससे उम्मीद कर रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक वक्त मनरेगा के प्रति बहुत सम्मान का भाव नहीं रखते थे, वो इसको एक व्यर्थ की योजना मानते थे। लेकिन अब सर्वाइवल का संकट है मजदूरों के सामने, तो 61,500 करोड़ का बजट बढ़ा के 40,000 करोड़ और बढ़ाया है उसमें। तो ये आप देखें कि इस वक्त मूल संकट सर्वाइवल का है। तो मनरेगा बजट जितना बढ़ा है उससे और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, और एक साल हमको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि कैसे जान बचे। जान बचाना सबसे बड़ा काम है, और मनरेगा बहुत अच्छी आपको वेजेस ना दे, जान भर बचाता है, और वो काम सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि आगे मनरेगा बजट और भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस वक्त वो सर्वाइवल का मामला है। क्या बात है। दिवाकर सर ने लिखा है कि संपूर्ण मूर्खता है कि सारे मोबाइल उसने वापस मंगा लिए तो हमारी बात होनी भी बंद हो जाएगी। वो तो मंगाने वाला नहीं है, वो दुकानदार है। और सो कहीं 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 ना कहीं हमें मुझे पूछ रही है सर, क्या 1 साल बाद भारतीय अर्थव्यवस्था उसी स्तर पर आ जाएगी जिस स्तर पर कोरोना काल से पहले यानी वर्ष 2019 में थी? तारा जी हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इस सवाल पे आता, अच्छी बात है कि उन्होंने रेज कर दिया है कि हम अपनी इकोनॉमी को कब सुधरते हुए देख रहे हैं सर। इस जान बचाने वाली बात से बाहर आके देखिए तो देखिए, 2019-20 में अर्थव्यवस्था विकास में नहीं बल्कि सिकुड़ाव में जाने वाली है। वो सिकुड़ाव 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। अभी 21-22 यानी कि अब से करीब 1.5 साल बाद आप एक ग्रोथ रेट देख सकते हैं कि विकास की ओर हम मूव किए। दरअसल इसको यूं समझें कि एक व्यक्ति को डायबिटीज हो गई, किडनी प्रॉब्लम हो गई, ये जो मामला है ये मल्टी ऑर्गन फेलियर है। मल्टी ऑर्गन फेलियर मेडिकल टर्म है कि किडनी भी फेल हो गई, डायबिटीज भी हाई हो गई, ब्लड प्रेशर भी कूद गया, सारा सब कुछ हो गया। अब उसमें तो पेशेंट बच जाए, बस इतनी भर बात है। पेशेंट का बचना अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि मूल मसला ये है कि मांग कम नहीं हुई है, मांग ध्वस्त हो गई है। मांग है ही नहीं, मांग है ही नहीं। लग्जरी आइटम तो छोड़िए, बेसिक आइटमों की मांग में दिक्कत आ रही है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ।
लोग सिर्फ शर्ट खरीद रहे हैं, पैंट नहीं खरीद रहे। सिर्फ शर्ट खरीद रहे हैं, पैंट नहीं खरीद रहे। वर्क फ्रॉम होम में खाली शर्ट दिखाई देती है, काम चला सकता हूँ। यानी शर्ट कंपलसरी है, पैंट कंपलसरी नहीं, मत खरीदो, मत खरीदो। तो कंपल्सन जो है, जो जरूरी है वो आप ले लें। तो ऐसी सूरत में जब आदमी की जेब में पैसे हैं तो भी सावधानी है कि भाई खर्च नहीं करना, जेब में बता के रखो। उस सूरत में आप बाजार में मांग कैसे पैदा करेंगे? भाई पीवीआर लाख अच्छी फिल्म ला ले, आलोक प्राणी की जेब में 2000 रुपए हैं। आलोक प्राणी कहेंगे अपनी पत्नी से, भैया 2000 रुपये कैश बचा के रखो, 2000 रुपये में 4 हफ्ते की सब्जी आ जाएगी, दूध का महीने का आधा बिल आ जाएगा, फिल्म हम देख लेंगे नेटफ्लिक्स पे, जो 800 में 5 स्क्रीन में बांट के देख लेंगे। तो इस टाइम आदमी पैसे बचाने की सोच रहा है। जब पैसे बचाने की सोचता है तो मांग सिकुड़ती है, मांग संकुचित होती है। मांग तब फैलती है कि मेरी एंटी में 2 लाख है, 20,000 का पेमेंट और आने वाला है और मैं मस्त हूँ। अभी जो पेमेंट है वो रुका हुआ है, तो जो पैसा है मैं खर्च नहीं करूंगा। इसीलिए मुझे यूँ लगता है कि 2-3 साल कम से कम आप देखें कि हम पुराने हालत में आने में लगेगा, और जल्दी तो नहीं आने वाला। तो ध्यान केंद्रित इस बात पे किया जाए कि सर्वाइवल वाले मामले में कैसे, और सर्वाइवल के लिए जो चीज चाहिए उस पे ज्यादा फोकस किया जा सर। जी बिल्कुल, बहुत खूब। मैं बिल्कुल अपने सारे मित्रों से, छात्र छात्राओं से कहूंगा, भैया कतई सेविंग मोड में रहिए, अनावश्यक बिल्कुल खर्च मत कीजिए। मोबाइल अगर 40,000 का प्लान किया था तो 2000 वाला ले लीजिए, काम चला लीजिए। 4 शर्ट के बजाय 2 शर्ट लीजिए, पैंट तो लीजिए ही मत, पुरानी पैंट से काम चला लीजिए। अपने हाथ में कैश रखिए, और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 35% इंटरेस्ट लेके जाते हैं, 30% इंटरेस्ट लेके जाते हैं, और आपके दिमाग को टेंशन लेके जाते हैं। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, जितनी आपके एंटी में रकम है वो खर्च होगी। क्रेडिट कार्ड, हालांकि बैंक वाला कोई सुन रहा होगा, मुझे पिटाई कर सकता है कि मैं उनके धंधे की चोट कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये वक्त ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल करें, एक के बजाय 2 बार चीजों में खर्चे की सोचें, और जितने कम में काम चल जाए बचा के रखें, क्योंकि वक्त इतना निश्चित है कि 1 साल 2 साल में हालत क्या होगी। निजी क्षेत्र में नौकरियां कहाँ और कैसे बचेंगी, कितनी बचेंगी, ये मुश्किल सवाल है। तो आप थोड़ा सा हाथ खींच के चलें, हाथ थाम के चलें, खर्चों को रोक के चलें, तब आप भविष्य की तैयारियों से खुद को ठीक ठाक बचा पाएंगे। वरना यह है कि अगर कोई ये कहता है कि 1 साल में सही हो जाएगा, 2 साल में सही हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये एग्जैक्टली अभी है क्या, इसकी इंटेंसिटी क्या है, यही पकड़ पाना अभी बहुत मुश्किल काम है। जब अनिश्चितता होती है तो हम फिर जाते हैं सेफ मोड में कि भैया ये मान के चलो सब कुछ खराब है, हर आदमी कोरोना से जूझ रहा है, हर आदमी कोरोना संक्रमित है, सबसे दूर रहो, पैसे अंटी में बचा के चलो। तो प्ले सेफ। और नई जनरेशन को ये बात बहुत सीखनी है। आपके दादा दादी, आपके माता पिता तो कुछ पैसा बचा कर रखते थे, नई जनरेशन तो कार्ड में सारी खेलने वाली बात है। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फौरन बंद करें। एक सूत्र अगर सेशन का हो सकता है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, मैं आपको बताऊं साइकोलॉजी क्या है उसकी। मेरा एक स्टूडेंट था, हस्बैंड वाइफ दोनों सीए, 2 लाख रुपए का पैकेज, और हमेशा प्रॉब्लम में रहते। मैंने उसका एक दिन पैटर्न देखा, मैंने एक काम कर, तू हर महीने जाता है 5 स्टार में, तू एक काम कर, 5 स्टार में जाने की मना नहीं कर रहा, बस एक काम कर, जो पेमेंट दे तू कैश दे, सिर्फ कैश दे, राइट। पेमेंट 5 लोगों को लेके गया 20,000 25,000। मैंने कहा तू बड़ा आदमी है, तेरा 5 स्टार में जाना बंद नहीं करा, पर गुरली की बात मान ले कि पैसे कैश में देंगे, और फिर तू रिपोर्ट कर 3 महीने बाद। 3 महीने बाद उसकी वाइफ का फोन आया कि सर अब जाते ही नहीं है हम। क्यों नहीं जाते? बोले सर 30,000 जब हम नोट गिनते हैं 500 के 60 कैश देते हैं, तो 10 नोट गिनने के बाद माइंड में सवाल उठते हैं कि क्या फूड 30,000 का वर्थ था? राइट। तो क्या आधे सेकंड में टक। ये इतने शातिर लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो 5% कैशबैक देंगे। क्यों? वो आपको सोचने का वक्त नहीं देना चाहते।
2000 के पन्ना नोट गिनने में आपका अक्ल का बल्ब जल जाएगा, भाई हम कितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन स्वाइप तो हो गया आधे सेकंड में। तो ये वक्त क्रेडिट कार्ड यूज करने का नहीं है। इसको निकाल के घर पे कहीं साइड में रख दो जहां पहुंच ना पाए। जी कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड हाँ कहीं रख दे जहां पहुंच भी ना पाए, हम भी ना पहुंच पाए। बिल्कुल बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो समय हो चला है सर, और मैं यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज 2 महीने पूरा कर पाए और इस मुहिम में वी हैव रीच्ड मोर देन 13 लाख पीपल। मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि अब ये कार्यक्रम लगातार अभी भी जारी रहेगा, लेकिन आज 60th एपिसोड के बाद ये रोज ना हो कि अब वीकली होगा। एंड जो वीक की डेट है जल्दी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि हम वीक के किस डेट में इसको प्रोग्राम करें। बल्कि आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम को हफ्ते में रखें तो किस डेट को और किस समय पे रखना चाहिए हमें, जिससे कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सकें। सो मुझे आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। आप लोग बता दें कि आप ये जो प्रोग्राम जो लगातार हम लोग 60 दिनों चला रहे हैं, इसमें लगातार बेहतरीन लोग, आलोक सर जैसे लोग आके लगातार शेयर करें अपनी इंफॉर्मेशन। इसको वीकली में कन्वर्ट करें तो वीकली में किस डेट को रखना चाहिए और किस समय पे रखना चाहिए। दूसरा, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये जरूर आप बताएं, और खास करके आज का प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। आप चाहें तो रिव्यू में जाके शेयर कर सकते हैं। आलोक सर का जो चैनल है इसका लिंक मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में, और आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है यहाँ से। दिवाकर सर लिख रहे हैं आजकल सारे त्रिकालदर्शी भविष्य बताने वाले पादरी मौलवी बाबा गायब हैं और अर्थशास्त्री मौन है। आलोक दिवाकर सर एक्चुअली किसी को क्लैरिटी नहीं है। लोग तो यहाँ तक सोच रहे थे कि गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना मर जाएगा, बट मामला अभी भी चल रहा है। गर्मी में टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन कोरोना भी बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से। दिवाकर सर कह रहे हैं इंतजार रहेगा रविवार ठीक शाम 5 बजे। बिल्कुल सर, लेट मी हैव मोर इंफॉर्मेशन, मोर व्यूज ऑन दिस कि हम लोग किस डेट को करें। रिव्यूज में जाके एक बार आप जरूर बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और मैं एक बार फिर से सभी उन 60 स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरी पूरी टीम का जो बैकएंड पे लगातार इसको मैनेज करते आ रहे हैं, रवीश जी, उनकी पूरी टीम, आदित्य और जितने भी लोग हैं, पूरे साथी जो इसको लगातार सक्सेसफुल कर पाए, बिकॉज ये किसी एक का काम नहीं था कि रोज इस प्रोग्राम को चला पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी के यहाँ पे होने के लिए, बने रहने के लिए। और आलोक सर, अंदाज आपका एज यूजुअल जैसे रहता है, बिल्कुल यू नो देशी ठेठपने में, और बिल्कुल हम हमारी भाषा में जो समझ पाए हम उस चीज को उस तरह से पेश करने के लिए, इतने जटिल और कठिन बातों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। एंड शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपके होने के लिए। और साथियों, कमेंट बॉक्स में लगातार आपको अर्थ चक्र 360 का लिंक पहुंच रहा है, और यहाँ पर पहुंचकर आप अपनी अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, अपने घर वाली अर्थव्यवस्था को, और खासकर उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए आर्थिक नीतियों पे जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप उनसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर सर। ये प्रोग्राम तो अफीम है, अफीम आदत डाल के अब हफ्ते हफ्ते की घोषणा, अब यहीं पे तो कहा, आलोक सर ने कहा कि बहुत जरूरी है कि इसको इस चीजों को कम किया जाए, तो हम भी थोड़ा सा इसको कम कर रहे हैं। वीकली लेके आ रहे हैं, बट आपका आशीर्वाद लगातार हमारे साथ बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो आलोक सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मित्रों को धन्यवाद। और फिर से मुलाकात करते हैं एक नए डेट पे, एक नए समय पे, और तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, खर्चा कम करते रहिए, क्रेडिट कार्ड को दूर कर दीजिए, और अपने आप को बिल्ड कीजिए। हम चाइना से लड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि पहले अपने आप को, जो हैवी वेट पहलवान है उसके सामने अपने आप को थोड़ा सा वेट कर ले, सालों से लगातार कह रहे थे। और मामला सर्वाइवल का है, तो जो फिजूल खर्ची है उसको अपने आप में लिमिट करें, तभी शायद हम लोग बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार पुनः आपका, और फिर से साथियों दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच इस 2 महीने के सफर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।